तो प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक बता दो। अलाउद्दीन खिलजी जालोर अभियान हो गया क्या? जालोर ओके। ये आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि ये राजस्थान का इससे कोई ना, आपका रिवीजन हो रहा है तो चलो, मैं तो मेरे को क्या है, तो आप लोगों को मैं तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या है। तो ध्यान है आपको कि मामला गोल था, पृथ्वी गोल है तो मामला भी गोल ही रहेगा। जालोर का राजा कौन था? कौन था? कानड़ देव। ये कानड़ देव जो था, इसने 1304 में एके की अधीनता स्वीकार की थी या नहीं की थी, परंतु परंतु एके के निर्देश आदेश नहीं माने। दूसरा चक्कर और था, इस अधीनता के बाद कानड़ देव का पुत्र वीरमदेव ये जवान था, स्मार्ट था, गबरू जवान था, बहुत क्यूट था, और इसी तरह से हाँ चढ़ा दो, इसी तरह एके की छोरी फिरोजा भी हसीन थी, और दोनों की दो आंखें चार हुई। कानड़ देव जो था उसने 1304 में जब अधीनता स्वीकार की थी तो दिल्ली किसको भेजा? और जब वीरमदेव दिल्ली पहुंचा दरबार में तो ये दिल दे बैठी, पहली ही मुलाकात काहे की नजर में। वो दरबार में था, वो दरबार के ऊपर महल में थी, वो बैठा था, वो खड़ी थी, उसने उसको देखा, उसने उसको नहीं देखा। इसलिए वीरमदेव नहीं चाहता था, बट फिरोजा चाहते थे। इसने प्रस्ताव भेजा, वीरमदेव ने कहा कि जा जा, तेरे जैसी रोज आती है एंड जाती है। अरे रुक जाओ, तुम तो फालतू में ये टेबलें तो आज आज ही तोड़ दोगे फिर। इसलिए हाँ, अगला वाला बैच कहां बैठेगा फिर। देखो एक बात थी, सच थी कि वीरमदेव वास्तव में उसने फिरोजा का प्यार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वीरमदेव राजपूत था। एक तो विधर्मी का चक्कर था, दूसरी बात जो स्मार्ट होता है, जो योग्य होता है, कॉन्फिडेंट होता है, लाइन लगी होती है, उसे कई फिरोजा आती है एंड जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वीरमदेव जो था दरबार छोड़ करके, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मुझी पर ना आजमाओ,
ये हाथ मुझे पर ना दिखाओ। वीरमदेव जो था, ये देख बेटा मेरी तो उतारने में लगा हुआ है। एक बात बता कि नौकरी लग गई, अपनी पसंद से शादी हो गई, मतलब भाई, हाँ जी, मतलब बात यह है कि घर वालों ने 4 रिश्ते दिखाए थे, उनमें से जहां मैंने कहा कि ये ठीक है वहां पर ब्याह कर दिया, तो उनका क्या दोष है? और इसके बाद आप लोग मुझे पर ताने कसे जा रहे हो, ऐसी मैंने क्या गुस्ताखी कर दी? ओके, वीरमदेव जो था वो कहां आ गया? जालोर आ गया। फिरोजा के प्यार को वीरमदेव ने नकार दिया, इनकार कर दिया। ये बात किसको नागवार गुजरी? फिरोजा ने कहा कि ब्याज सहित बदला लेंगे, ब्याज सहित बदला लेंगे। फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी की एक दासी फिरोजा की धायमा, फिरोजा की धायमा, नाम क्या है? गुल बहिस्त बेगम। क्या नाम है? गुल बहिस्त बेगम। तो अलाउद्दीन खिलजी की रखेल, रखेल और फिरोजा की धायमा, नाम है गुल बहिस्त बेगम। गुल बहिस्त बेगम, उसको भेजा सेना के साथ कि जा मेरा प्यार छीन करके लिया। हम भी जो एक एक की औलाद हैं, अलाउद्दीन खिलजी को जो बीबी चाहिए वो छीन कर ले आता है, तो हमें जो पति चाहिए वो भी छीन के लिया। इसके साथ साथ इसका बेटा भी था गुलबहिस्त बेगम का, उसका नाम क्या था? बताओ, देखें आता हो तो। मैंने तो कुछ लिखाया नहीं था आज तक। नहीं है तो सुनो, भारतीय इतिहास बताता है। तो गुलबहिस्त बेगम के साथ सेनापति के रूप में इसका बेटा मलिक शाहीन, मलिक शाहीन, इन दोनों ने आक्रमण किया था। ये मलिक शाहीन जो था किसका पुत्र था? गुलबहिस्त बेगम का। इन दोनों ने आक्रमण किया जालोर पर, इन दोनों का जालोर पर आक्रमण हुआ, लेकिन ये जालोर का आक्रमण जो इन्होंने किया वो सफल नहीं हो सका, असफल रहा। इस आक्रमण में सहयोग करने के लिए एक बार फिरोजा भी आई, फिरोजा ने भी इस आक्रमण में सहयोग दिया, लेकिन सहयोग से मलिक शाहीन की इसी आक्रमण में क्या हो गई? दर्द बढ़ा था। फिरोजा ने कटार हाथ में ले ली, दरबार में गई, अपने पिता को कहा कि आज मैं अपनी जीवन लीला खत्म करूंगी। क्यों बेटी? उसने कहा कि वो मेरी उपेक्षा करता है, जैसे मैं अपनी दुनिया मानती हूं। उसने कहा कि जा रहे कमालुद्दीन, तू जा। तब एके ने 1311 में एक बड़े सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर आक्रमण के लिए भेजा। जालोर का की दुर्गबंदी की घेराबंदी की गई और जालोर ने हथियार नहीं डाले, लेकिन एक विश्वासघाती बीका दैया, किसका दैया? बीका दैया ने द्वार खोले। यहां पर भी साका हुआ, साका, साका लाका। और इस साके में किसकी मौत हो गई? कानड़देव एंड वीरमदेव।
की मृत्यु। इसकी मृत्यु पर इसने भी कहा कि अब इस दुनिया में रखा क्या है। फिरोजा ने आत्महत्या की। इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने जालोर, जो जालोर, उसका नाम जलालाबाद कर दिया। अरे क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया। तो जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया गया। जलालाबाद किया गया। और जालोर का प्रभारी किसको बनाया बताओ, आता है तो। बता रहा बावली किमें आवा है कोना, किमें ना आवा है। तो जो प्रारंभ में मालदेव सोनगरा, कौन सा ग्रह है, सोनगरा को इसका प्रभारी बनाया गया। किसका प्रभारी, जलालाबाद का प्रभारी। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि मैं लिखाऊं या तुम लिखोगे। ऐसा बना लो तो क्या है कि रिवीजन में बड़ा मजे रहते हैं। अच्छा रामायण लिखाऊं, लिखो तो रामायण, लिख तो लिख, लिख। एडिंग डाल दी क्या, जालोर अभियान लिखो। जालोर के शासक कानड़देव, जालोर के शासक कानड़देव रे बावली। अच्छा तू लिख दियो, तो होशियार है। कब हुई थी बता दो दे। जालोर के शासक कानड़देव ने 1304 में 1304 में एके की अधीनता स्वीकार की थी। स्वीकार की थी, परंतु एके की एके के निर्देश नहीं माने, परंतु एके के निर्देश नहीं माने। निर्देश नहीं माने। कानड़देव ने दिल्ली के दरबार में, कानड़देव ने दिल्ली के दरबार में, दिल्ली के दरबार में अपने पुत्र वीरमदेव को भेजा। वीरमदेव को भेजा, जहां जहां एके की पुत्री फिरोजा जहां एके की पुत्री फिरोजा ने वीरमदेव से विवाह का प्रस्ताव रखा। फिरोजा ने वीरमदेव से विवाह का प्रस्ताव रखा। अच्छा इसलिए तुम लोग मेरे से लिखवाना चाह रहे थे कि वो पूरी जानकारी आ जाए कि किसने विवाह का प्रस्ताव दिया और किसने नहीं। है बदमाश, बहुत बदमाश है। हाँ तो आगे लिखो।
वीरमदेव के इनकार करने, वीरमदेव के इनकार करने इनकार करने दरबार छोड़कर जालो रानी जालो रानी से नाराज एके ने फिरोजा की धायमा और फिरोजा की धायमा गुल बहिस्त बेगम, फिरोजा की धायमा गुल बहिस्त बेगम गुल बहिस्त बेगम एवं उसके पुत्र मलिक शाहीन के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर आक्रमण किया। मलिक शाहीन युद्ध में मारा गया। युद्ध में मारा गया। गुल बहिस्त की गुल बहिस्त की जवर से मौत हुई। बुखार, अरे जवर, जवर जानते हो ना? अब बुखार चढ़ी है? अरे चढ़ी है क्या कभी? ज्वर से मौत हुई। मौत हुई। आगे लिख दें। एके ने 1311 में 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर जीतने के लिए भेजा। भेजा, लिख दिया। आगे लिखे। घेराबंदी के बाद कमालुद्दीन गुर्ग ने, दोबारा बोल रहा हूं, एके ने 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर जीतने के लिए भेजा। भेज दिया। आगे लिखो। घेराबंदी के बाद कमालुद्दीन गुर्ग ने बीका दैया को रिश्वत देकर, रिश्वत लिख देना, रिश्वत देकर, रिश्वत देकर, हाँ जी, घेराबंदी के बाद कमालुद्दीन गुर्ग ने बीका दैया को रिश्वत देकर दुर्ग के द्वार खुलवाए। दुर्ग के द्वार खुलवाए। दुर्ग के द्वार खुलवाए। दुर्ग के द्वार खुलवाए। खुलवा दिए। ओके, आगे बढ़े। कानड़देव, वीरमदेव, कानड़देव कोमा वीरमदेव के नेतृत्व में, कानड़देव कोमा वीरमदेव के नेतृत्व में धीरे धीरे
कानड़ देव कोमा वीरमदेव के नेतृत्व में केसरिया किया गया, केसरिया किया गया, किया गया जालोर का प्रथम साका हुआ। कानड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा। हाँ मैं बताऊंगा, तुम लिखो। कानड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा ने एके का साथ दिया था, एके का साथ दिया था। लिख दिया, ओके आगे लिखेंगे। एके ने जालोर का नाम जलालाबाद किया, एके ने जालोर का नाम जलालाबाद किया, किया प्रारंभिक 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 गवर्नर कमालुद्दीन गुर्ग को कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया गया, कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया गया। मालदीव को चित्तौड़ का प्रभारी एवं मालदीव को चित्तौड़ का प्रभारी एवं एवं गुर्ग के बाद जालोर का प्रभारी बनाया गया, जालोर का प्रभारी बनाया गया। तो लिख दिया, ये लो साहब। तो राजस्थान का पंगा सलट गया। यस, मालदेव वही भाई था सगा इसका, कानड़ देव का। चौहानों की सोनगरा शाखा थी जालोर वाली। हाँ जी, ये दोनों ही सोनगरा थे, कानड़ देव भी सोनगरा, मालदेव भी सोनगरा, सोनगरा है सोनगरा। एक बात तो पता लगी आपको? अरे एक बात का पता लगा क्या? इन राजपूतों को हराने में वीर थे राजपूत, योग्य भी थे राजपूत, बट राजपूतों का हराने में दूसरों का योगदान नहीं था, अपनों ने हराया, अपनों ने। चाहे पृथ्वीराज का जयचंद हो, महाराणा प्रताप का शक्ति सिंह, और चाहे कानड़ देव का मालदेव। तो ये कहानी है कि जो सबसे अपना होता है वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। खैर मैं ज्ञान देना चाहता ही नहीं आपको ना, हम तो आगे लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण अभियान, फटाफट लिखोगे।
है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। ये अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। जीता इसने नहीं जीता, इसका एक सेनापति था मलिक काफूर, उस काफूर ने जीता। तो प्यारे बच्चों, मलिक काफूर की बात मैं बता दूं कि जब गुजरात को जीता था, कब, 1298-99 में, उस दौरान उसका एक का सेनापति कौन था? नुसरत खां। नुसरत खां, अरे छोरो, ये नुसरत खां कौन था? अरे सीधो देख के टेढ़ो देख रहे है बेटा, बोर्ड इधर है, पढ़ाई इधर है, तेरा ध्यान किधर है? तो ये जो नुसरत खां था, ये दोस्तों कैम्बे गया। कैम्बे की खाड़ी नाम सुना है क्या? तो कैम्बे के खाड़ी के, कैम्बे के बाजार में गया। उस जमाने में बाजार में अनाज का बाजार, सोना चांदी और सब्जियों का बाजार छोटे होते थे, छोटे। दास दासियों के बाजार बड़े होते थे, बड़े। चाहे जितने दास खरीदो, चाहे जितने दासियां खरीदो, रोकड़ होना चाहिए। एक सुंदर दास था, दासियों की कीमत बहुत कम थी, दासों की कीमत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि दासियों को सिर्फ घरेलू काम के लिए खरीदा जा सकता था, लेकिन दासों को युद्ध में भेजा जाता था, और युद्ध का माहौल था, युद्ध ही निर्णायक थे। तो युद्ध के लिए दासियां चाहिए, दास। इसलिए जहां जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी रचना तारीख फिरोज शाही में लिखा कि अच्छे से अच्छी, सुंदर से सुंदर दासी की कीमत 80 जितल होती थी, मात्र 80 जितल, 80 जितल। जबकि एक अच्छे अरबी घोड़े की कीमत 120 जितल होती थी। 120, यानी घोड़ा महंगा था, दासी बहुत सस्ती थी। और दास वो योग्यता पर डिपेंड करता था। जैसे नुसरत खान ने कैम्बे के बाजार से बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ और योद्धा रूपी एक दास को खरीदा। उसे 1000 दिनार में खरीदा। 1000 दिनार में एक दास खरीदा। पहले वो हिंदू था, लेकिन बाद में उसे इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया मलिक काफूर। मलिक काफूर उसका नाम रखा गया। 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण उसे 1000 दिनारी भी कहते थे। इसकी इतनी बड़ी कीमत क्यों थी पता है? आप सोचिए, 1000 दिनार मतलब कि करीब 10,000 जितल। इतनी अधिक कीमत क्यों थी? क्यों? क्योंकि इसमें गुण था। ये सुंदर था, ये बात गौण हो जाएगी। ये बलिष्ठ था, ये बात भी गौण हो जाएगी। ये बहुत बड़ा योद्धा था, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये बात भी कोई खास नहीं है। ये इसका गुण था कि ये हिंजड़ा था। ये तो हिंजड़ा दास मलिक काफूर, इसका बड़ा गुण था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुझ पे भरोसा है मेरा, और किसी पर नहीं कर सकता, लेकिन तेरे पे भरोसा है मेरा। इसलिए एके ने इस मलिक काफूर को नायब सुल्तान बना दिया। समझ रहे हो? क्या बना दिया? कि मैं सुल्तान हूं, सेकंड नंबर तेरा स्थान है, तू महल में जा सकता है, हरम में रह सकता है, तू कहीं भी जा, कहीं भी आ, तेरे पर पूरा विश्वास है, तुझसे
तुम तो बोलने भी नहीं देते मुझे। खैर, बिना बोले तुम समझ गए तो मैं क्या बोलूं। तो चूंकि इसे दक्षिण अभियान का प्रभारी बनाया, तो दक्षिण की विजय किसने की? मलिक काफूर ने की। और इसने ये जो विजय की 1307 से लेकर 1313 के बीच कर ली, सब कुछ जीत लिया कन्याकुमारी तक। क्योंकि मलिक काफूर इतना बड़ा योद्धा था, इसके सामने हिंदू रियासतें, हिंदू राज्य, बड़े से बड़े हिंदू राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। योद्धा तो था ये। तो मैं एक एक करके सारी बात आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले इतना सा जो बोर्ड पर लिखा है प्लीज अपनी कॉपी में उतारें, क्योंकि आपकी आंखें एकदम सही रहेंगी। जब देखोगे उतारोगे ना तो उनमें बदता नहीं आएगी। आंखें स्थिर हो जाती है ना, फिर इधर उधर डुलती नहीं है, वो वाला दोष नहीं आएगा। इसलिए देखो एंड उतारो। तो मैं उम्मीद करूं कि लिख दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। फिर क्या हुआ? वही तो बात मैं बताऊंगा। आपने लिख दिया हो तो बताऊं। लिख दिया। ये मलिक काफूर ये सेना के साथ आगे बढ़ा और काफूर की सहायता करने के लिए दो गवर्नर और अलाउद्दीन खिलजी ने साथ लगा दिए। दो गवर्नर जो अलाउद्दीन खिलजी ने साथ लगाए, उनके नाम क्या क्या थे बताओ। गुजरात का गवर्नर नाम है अल्प खां, और मालवा का गवर्नर आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क मुल्तानी, एक ही नाम है, आइन उल मुल्क मुल्तान। ये इन्होंने जो है साथ लगा दिए। अब सबसे पहले ये देवगिरी पर आक्रमण करेगा। देवगिरी, देवगिरी का राजा कौन है? रामचंद्र देव। अब जब इस पर आक्रमण किया तो इसको तो हारना ही था, हार गया। रामचंद्र देव को उसने, मलिक काफूर ने कहा कि तू एक काम कर, तेरी छोरियां कहाँ हैं? बोले मेरे पास है। बोले ले जा, दिल्ली लेके चला जा। तेरी रानियां कहाँ हैं? बोले दिल्ली लेके चला जा। रामचंद्र देव अपनी परिवार यानी रानियों और पुत्रियों पुत्रों के साथ कहां चला गया? दिल्ली। पीछे से अल्प खां ने, जो रायकरण बघेल था, यानी जिसने गुजरात का शासक था ना रायकरण बघेल, उस राजा करण का पीछा किया और अलोरा की जो गुफाएं, उन गुफाओं के पास से उसे करण की पुत्री देवल देवी या देवल दे प्राप्त हुई। उसने देवल दे को भी कहा कि दिल्ली भेज दो एके के पास। तो तो, इस प्रकार से दिल्ली में कौन कौन पहुंच गए?
रामचंद्र देव, ये दिल्ली में रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कहा कि बोल तेरा क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। रामचंद्र देव ने कहा कि पुत्री है मेरी बहुत सुंदर, बोले तो फटाफट ब्याह कर। तो रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ, एके के साथ कर दिया। एके खुश हो गया, उसने कहा कि ससुर जी आप बहुत अच्छे हो। उसे रायन की उपाधि दी, उपाधि दी। बहुत सारे, पहले तो उसका धन लूटा, फिर थोड़े से उसे चांदी सोने के सिक्के दिए कि ले जाओ और चला लेना। बोले ठीक है, कि सिक्के दिए और कहा कि अब जा और राज कर आराम से। तो रामचंद्र का ये हाल हुआ। फिर दूसरे नंबर पर कौन पहुंची थी, देवल देव। देवल देव की जो मां थी कमला, वो पहले से पटरानी थी, किसकी, एके की। तो एके ने देवल देव का विवाह अपने बेटे खिजर खां के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया, खिजर खां के साथ विवाह कर दिया। तो मां से बाप नहीं कर लिया, बेटी से बेटे नहीं कर लिया। इस प्रकार से दोनों का विवाह हो गया। ठीक है, तो लिखा दूं, नहीं लिखोगे क्या, लिख दो। और क्या बताऊं, एक बार तो इतना ही बहुत, फिर आगे और बताएंगे। एक एक चलने दो। और तो क्या है, बात यह है कि देवल देवी की उम्र अभी 14-15 साल ही थी और खिजर खां भी कोई 18 साल का ही था। दोनों बालकिया किशोरिया अवस्था में थे। दोनों का प्यार बड़ा कच्चा था, लेकिन दोनों का दिल बहुत ही सच्चा था। इसलिए जो प्यार हुआ बहुत ही प्यारा प्यार हुआ। दोनों एक दूसरे को देखे बिना खाना नहीं खाते थे। आप पूछो कि आपको कैसे पता, पूछो। तो जो सबसे बड़ा इतिहासकार जो सल्तनत काल का हुआ, अमीर खुसरो, उसने एक ग्रंथ लिखा दोनों पर जिसका नाम है देवल देवी खिजर खां, या इसका नाम आशिकाना। क्या नाम है, तो उसका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ अमीर खुसरो का नाम आशिकाना। उसी में उसने इन दोनों के प्रेम की पूरा ग्रंथ लिख दिया, इतना मोटा, इसलिए मुझे पता। अमीर खुसरो, अच्छा वो पढ़ा दूं, मतलब ये आरएस वाली छोड़ दूं। मुझे लगता है तुम सबका बुढ़ापा भड़क गया है। तो लिखो, मैं लिखा रहा हूं, हेडिंग डालो रे पहले। हेडिंग डालोगे देवगिरी विजय, नंबर 1। नंबर 1 देवगिरी विजय, देवगिरी विजय। देवगिरी विजय। तो तुम्हें तो कई बच्चों को तो लग रहा होगा, बोले गुरुजी प्राचीन भारत से ज्यादा मजे तो मध्यकाल में आ रहे हैं यार। ये ज्यादा ठीक है, स्मूथ है, क्योंकि सीधा है। एक राजा है, उसका कामकाज खत्म, आड़े टेढ़े नहीं है। प्राचीन भारत में इधर कुषाण है, उधर सातवाहन है, बीच में सब घुसे हुए। तो यहाँ कोई शक नहीं है, यहाँ पर एकदम पैरेलल हिस्ट्री है, बिना शक के, कोई शक नहीं। चलो तो देवगिरी विजय लिखेंगे। मलिक काफूर, मलिक काफूर के साथ गुजरात, मलिक काफूर के साथ गुजरात प्रभारी अलप खां,
मालवा प्रभारी अलप खां मतलब ले आधा है, तुम कोई भी बोल लो। अलप बोलोगे कि अल्प खां? अल्प खां ही होगा यार, ये मैं गलत बोल रहा हूं? मेरा जैसा ही हाल है सबका। अरे मैंने बोला आधा ले, हो सकता है मैं उच्चारण में गलती कर रहा हूं क्योंकि शेखावाटी में आधे शब्द गलत ही बोलते हैं। तो अल्प खां एवं मालवा के प्रभारी मालवा के प्रभारी आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी मुल्तानी ने साथ, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने साथ दिया, ने साथ दिया, साथ दिया, दिया लिख दिया। रामचंद्र देव की पराजय के बाद, रामचंद्र देव की पराजय के बाद, पराजय के बाद क्या के बाद उसे परिवार सहित दिल्ली भेजा गया। परिवार सहित दिल्ली भेजा गया। दिल्ली भेजा गया। अल्प खां को, सॉरी, अल्प खां ने रायकरण का पीछा किया। अल्प खां ने रायकरण का पीछा किया। अलोरा में करण की पुत्री, अलोरा में करण की पुत्री देवलदे प्राप्त हुई। देवलदे प्राप्त हुई, लिख दिया। देवलदेह का विवाह खिजर खां के साथ किया गया। देवलदेह का विवाह खिजर खां, अब खिजर खां में कोष्टक में चाहो तो एक के पुत्र लिख दो भले, खिजर खां, या लिखोगे या छोड़ दोगे, जरूरत थोड़ी है। खिजर खां का पता ही है आपको यार? हाँ, किसका बेटा? एक ही का बेटा, बस। तो फिर इतना ज्ञान होने के बाद तो मुझे देने की जरूरत नहीं है ज्ञान। से विवाह किया गया। आगे लिख देंगे। रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह एक के साथ किया। एक के साथ किया। एके ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि देकर अपनी अधीनता में, राय रायन की उपाधि देकर अपनी अधीनता में, राय रायन, राय रायन ही है, मैंने जो लिख रखा है बेटा। एके ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि देकर, ये मैंने जो लिख रखा है राय रायन ही लिख रखा है बच्चों, न ऊपर है, ऊपर
ऊपर है, इसको आगे लगाओ तो राय रायान नहीं होगा, मैंने यही बोला है। तो राय रायन की उपाधि देकर अपनी अधीनता में देवगिरी का राजा स्वीकार किया। देवगिरी का राजा स्वीकार किया। लिख दिया। अब ये तो जीत लिया है दोस्तों, अब हम ये भी जीतेंगे। क्या? तेलंगाना। तो दूसरी विजय किसकी होगी? तेलंगाना विजय। फिर हम ये जीतेंगे, इसका नाम क्या बताओ? द्वार समुद्र राज्य के नाम है ये, इसका नाम द्वार समुद्र, इसका नाम तेलंगाना। और ये राज्य कौन सा? पांडे। तो तीन राज्य जीतना और बाकी है। तो सबसे पहले मैं कहां भेज दूं? तेलंगाना। तो प्यारे बच्चों, तेलंगाना का राजा कौन था? प्रताप रुद्र देव। सारे देवी देवते। और द्वार समुद्र का शासक कौन था? होयसेल वंश का, होयसेल वंशी वीर वल्लाल बलाल देव। वीर बलाल देव या बलाल देव जिसको कहते हैं। और तेलंगाना के अंदर वंश कौन सा था? काकतीय। काकतीय वंश का राजा कौन था? प्रताप रुद्रदेव। अब ये पांडे जो राजा थे, यहां दो भाई थे, एक का नाम था वीर पांडे, दूसरा था सुंदर पांडे। दो भाई लड़ रहे थे क्योंकि इनके बापूजी अभी चल बसे थे। वीर पांडे बोला मैं बड़ा हूं, वीर हूं, मैं राजा बनूंगा। सुंदर पांडे बोला अरे मैं भी तो सुंदर हूं, राजा तो मैं भी बनूंगा। दोनों भाइयों में प्रतिस्पर्धा, और दोनों इसको अपनी पक्ष में करना चाहते थे। और ये भी पंचायत करने के लिए गया हुआ था पांडे राज्य में। पीछे से अटैक हो गया, तब भागा भागा आया, लेकिन अब आकर क्या करेगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हार के सिवा कुछ बचा ना था। लड़ाई तेलंगाना वाले ने भी खूब लड़ी, खूब लड़ा, लेकिन हारना ही था। इसलिए इसने हार कर हराया किसने? मलिक काफूर ने। और इन्हें हराकर, और तेलंगाना का प्रताप रुद्रदेव ने, तेलंगाना की प्रताप रुद्रदेव ने एक चांदी की अपनी मूर्ति बनवाई अपने बराबर। उसके गले में सोने की माला, सोने की जंजीर डालकर, और मलिक काफूर को भिजवा दी कि भाई मेरे गले में जंजीर है, मैं तुम्हारा अधीन हूं। लेकिन इसने कहा कि नहीं, धन दे। तब करीब 100 बैलगाड़ियों में सोना चांदी भर भर करके मलिक काफूर को दिया कि तू अब तो जा। बोला नहीं, और दे कुछ खास। तो बोला कि भाई तू क्या ले जाएगा? चल कोहिनूर हीरा भी ले जा। तो पहली बार कोहिनूर हीरे का उल्लेख यहां से स्टार्ट होता है। प्रताप रुद्रदेव ने दिया है किसको? और मलिक काफूर ने ले जाकर कोहिनूर हीरा दिया किसको? देखिए, तो यहां से कोहिनूर हीरे की
दास्तान शुरू होती है, दास्तान। फिर उसने अटैक कर दिया, द्वार समुद्र पर जीत लिया और यहां भी हरा करके खूब सारा धन प्राप्त किया। इसने अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद वो घुस गया कहां? पांडे राज्य में, जहां दो भाई लड़ रहे थे। कौन कौन से? वीर पांडे एंड सुंदर पांडे, दोनों लड़ते रहे। जैसे अटैक हुआ, वीर पांडे भाग गया, पीछे पीछे सुंदर पांडे भाग गया, दोनों भाग लिए। समुद्र में नाव लेकर निकल पड़े। एक बोला बंगाल की खाड़ी में ये हम लॉन्ग ड्राइव करेंगे, इसने कहा हम अरब सागर में लॉन्ग ड्राइव करेंगे। ये लॉन्ग ड्राइव करते रहे, पीछे से तमिल लुटता रहा। सबसे ज्यादा धन कहां से मिला? पांडे राज्य से। इसलिए धन की दृष्टि से यह अभियान सबसे सफल था, सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ। लेकिन यहां राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं हुई, राजनीतिक सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि किसी ने अधीनता स्वीकार ही नहीं की। करे कौन? दोनों लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो हारेगा कौन? कोई है ही नहीं। हराए किसे? इसलिए बहुत दिनों तक मलिक काफूर यहां रुका रहा तमिलनाडु में कि कोई आ जावे आ जावे तो उसे अधीनता स्वीकार कर दे, लेकिन कोई आया नहीं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव बहुत लंबी थी। और जब वापस आए बोले वो वहीं है, बोले चलो दोबारा चलो, फिर चलो, आए नहीं जब तक वो रहा। पहली बार तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी, कौन सी कुमारी? इस कन्याकुमारी में पहली बार मस्जिद का निर्माण करवाया गया, मंदिर तोड़े गए। जो भगवान श्री राम का बनाया हुआ मंदिर था उसे तोड़कर मलिक काफूर ने यहां उसके स्थान पर क्या बनवा दी? मस्जिद बनवा दी। इस प्रकार दक्षिण के अभियान समाप्त हुए। तो आपने हेडिंग कौन सी डाली बताना? तेलंगाना विजय। तो कहानी मैंने आपको एकदम से क्लियर कर दी, तो आप लोग जो है एकदम से लिख देंगे, लिखेंगे। मलिक काफूर ने नवंबर 1309 को तेलंगाना पर आक्रमण किया। नवंबर 1309 को तेलंगाना पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। शासक प्रताप रुद्रदेव, सॉरी, काकतीय वंशी शासक, काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्रदेव ने, प्रताप रुद्रदेव ने अधीनता मानी। अधीनता मानी। अकूत मात्रा में सोना चांदी, अकूत का मतलब बड़ी मात्रा में, ऐसे लिख दो बड़ी मात्रा में। एकूत का मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में, जिसको कूटा नहीं जा सकता। एकूत मात्रा में या बड़ी मात्रा में सोना चांदी और धन, सोना चांदी और धन मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर को दिया। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर हीरा दिया। सोने की आदमकद मूर्ति, ये सोने की है चांदी की नहीं, सोने की आदमकद मूर्ति
सोने की आदमकद मूर्ति जिसके गले में सोने की जंजीर थी, सोने की आदमकद मूर्ति, आदमी जैसी मूर्ति जिसके गले में सोने की जंजीर थी, मलिक काफूर को सौंपी। मलिक काफूर को सौंपी। अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की। ओके, अगला दोस्त, द्वार समुद्र विजय। द्वार समुद्र विजय, कोष्टक में कर्नाटक लिख देना, द्वार समुद्र कोष्टक में कर्नाटक विजय। द्वार समुद्र कोष्टक में कर्नाटक विजय। द्वार समुद्र कोष्टक में कर्नाटक विजय। द्वार समुद्र कोष्टक में कर्नाटक विजय लिख देंगे। मलिक काफूर ने 1311 में होयसेल वंशी वीर वल्लाल देव को मलिक काफूर ने 1311 में होयसेल वंशी वीर वलाल देव को पराजित किया। वलाल देव ने अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की। ओके, हेडिंग डालो पांडे विजय। पांडे विजय, लिख देंगे। 1313 में 1313 में मलिक काफूर ने केरल तमिलनाडु को जीता। केरल तमिलनाडु को जीता। सर्वाधिक धन यहीं से प्राप्त हुआ। सर्वाधिक धन यहीं से प्राप्त हुआ। दोबारा बोल रहा हूं, 1313 में मलिक काफूर ने 1313 में मलिक काफूर ने केरल तमिलनाडु को जीता। लिख दिया। सर्वाधिक धन यहीं से प्राप्त हुआ। लिख दिया। लिख दिया। परंतु परंतु राजनीतिक विजय नहीं हुई, क्योंकि क्योंकि यहां
शासक बनने के लिए वीर पांडे और सुंदर पांडे में संघर्ष चल रहा था। दोबारा बोलूं, लास्ट लाइन, वीर पांडे एवं सुंदर पांडे में संघर्ष चल रहा था। दोनों ही पांडे राज्य छोड़कर जा चुके थे। दोनों ही पांडे राज्य छोड़कर जा चुके थे। मलिक काफूर ने रामेश्वरम में मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। ओके, तो ये थी विजय किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अब बात करें तो अगला बिंदु अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। हाजी क्या? खिलजी का? मैं समझा नहीं। ना खिलजी वंश कहां खत्म हुआ? अरे बावड़ो, अभी मेरी हेडिंग क्या है? अभी तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं मरे हो, वहां बहुत कुछ करो। हाँ जी, ये तो दक्षिण अभियान था जो पूरा हो गया। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि सर्वाधिक धन कहां से मिला, होयसल राज्य क्रम, सबसे पहले विजयों का क्रम, वहां के किस किस राजा ने पराजय स्वीकार की, कौन पहली बार दक्षिण भारत की विजय करने वाला सुल्तान कौन था। तो यही तो प्रश्न है, और प्रश्न को आकाश से थोड़ी टपके गई हूं, जो मैंने लिखाया उसी में से आएंगे। तो प्यारे बच्चों बताओ कि सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किसने किया? स्थायी सेना का गठन सबसे पहले किसने किया बताओ? एक ने किया। इससे पहले जो सेना थी वो थोड़े समय के लिए बुलाई जाती थी। सेना को बुलाते बोले लूटो रे, चालो रे, मारो रे, काटो रे। सेना जाती, मारती, काटती और लूट करके घर आ जाते। 2-5 महीने के लिए पेमेंट दे देते, फिर सैनिकों कहते जाओ अपने अपने घर, वो चले जाते। तो स्थायी सेना नहीं थी। पहली बार सैनिकों को स्थायी नौकरी इसने दी। तो सबसे पहले एक ने किया। इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, पहली बार नगदी में वेतन, नगद वेतन देना प्रारंभ किया। और जागीर जो थी, जागीर देने पर रोक लगाई, ठीक है। अब सैनिक भी क्या है कि गड़बड़ी करते थे। क्या गड़बड़ी करते थे बताओ? लिख रहे हो या फिर मैं बताऊं एक बार? बता दूं ना? हाँ, बाद में लिखना। जैसे गड़बड़ी करते थे सैनिक,
कि जैसे मेरे को सैनिक बनाया, तेरे को सैनिक बनाया, और तूने, तेरे को काम था, तू बाद में 50 साल बाद बूढ़ी हो गई और तूने इसको भेज दिया, और ये मान लो कि जवान की जवान रह गई। ईर्ष्या मत करना। तो सैनिक जो थे खुद ने आकर के दूसरे किसी भी दास को, गुलाम को, किसी नौकर को भेज देते थे। गिनती तो सही आती लेकिन गड़बड़ी हो जाती। और तो और क्या, हाँ, और तो और सब चोर। मैं सेनापति, मेरे पास में 20,000 की सेना, और मुझे 20,000 की सेना का पेमेंट हर महीने का दिया जाता है कि दे दे। और तो और मेरा एक और साथी गुजरात का अलप खां, मैं तो आइन उल मुल्क मुल्तानी हूं, मालवा वाला। तो उसने, गुजरात के अलप खां को भी 20,000 की सेना रखनी है, उसको भी पेमेंट भेजा जाता है। वो भी चोर, मैं भी चोर, दोनों ही चोर, चोर ही चोर। मैंने 10,000 की सेना रखी, अलाउद्दीन खिलजी को 20,000 बताए। अलप खां ने भी, अलप खां गुजरात वाले ने भी 10,000 की सेना रखी, 20,000 सैनिक बताए। जब कभी अलाउद्दीन खिलजी आया कि जांच कराओ, तो मैंने कहा हो, अलप खां को कहा वो जांच के लिए आ रहा है, वो तेरे 10,000 भेज, फटाफट भेज। उसने 10,000 सैनिक भेज दिए, 10,000 मेरे थे, 20,000 की लाइन लगा दी कि गिन लो साहब। सैनिक गिने पूरे 20,000, वाह यार वेरी गुड। और घोड़े कहाँ हैं? 20,000, ये देखो घोड़े। 10,000 वो लेकर के आए थे, 10,000 मेरे पास थे, ये लो 20,000। 20,000 घोड़े का वेतन चाहिए, 20,000 सैनिकों का पेमेंट चाहिए। 10,000 को देता था, 10,000 को मैं चट कर जाता था। 3-4 करोड़ आते थे महीने के, आधे तो वेतन में दे देता और आधे अपने आप रख लेता। लेकिन गुजरात की अभियान, गुजरात की निगरानी पर जब गया अलाउद्दीन, तो वो इधर से गया था, मैंने 20,000 इधर से भेज दिए, 10,000 तो उसके थे, 10,000 उसकी सहायता के लिए मेरे वाले भेज दिए। वहां भी गया तो 20,000 गिन लिए, ये तो सब घोड़े रहे। ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा सब सही है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया काम है तुम्हारा तो। लेकिन एक दिन चक्कर पड़ गया, और चक्कर क्या पड़ा, बंगाल अभियान में एक मालवा का कुछ सैनिक जो थे, बंगाल की सेना ने उनके चेहरे काट दिए, विद्रोह के दमन में चेहरे कट गए, न्यू न्यू, तलवारें लग गई, चेहरे डरावने। आइन उल मुल्क मुल्तानी के वो सैनिक जिनके चेहरे कटे हुए थे ठीक हो गए, अलाउद्दीन खिलजी को बचाया था उन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी उन कटे चेहरे वालों को पहचानने लग गया, यार क्या बहादुर सैनिक है यार। तो तलवार से जब आंख वाँख के पास घाव लग जाता है तो बड़ा डरावना सा चेहरा बन जाता है। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी मालवा के यहाँ सैनिक गिनने आया, उसने देखा, बोले हाँ यार ये देखो वही सैनिक है ना वो बंगाल में, वहां वेरी गुड, इनको तो मेरी तरफ से इनाम और देना 100 टंग का। बोले ठीक है सर। फिर गुजरात गया तो उसने कहा बोले 20,000 भेज रहा है फटाफट। तो उसने 10,000 उसके, 10,000 उसके, दोनों के भेज दिए। और वही कटे चेहरे वाले वहां भी खड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तुम्हारे चेहरे कब कट गए हैं? बोले हमें वही तो है। बोले वही हो, तुम्हारी गिनती वहां भी और यहां भी डबल। बोले साहब ये तो हमेशा ही होता है, अब की बार कौन सा नया, कब से? शुरू से ही हो रहा है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अच्छा तो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, स्वीकार नहीं करूंगा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इन घोड़ों और सैनिकों के भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी। उसने कहा कि जो भी सैनिक है, उन सैनिक, इन सैनिकों का हुलिया एंट्री किया जाए, हुलिया रखना प्रारंभ कर दिया, यानी रजिस्टर डाल दिए कि मालवा के सैनिकों का नाम, पता, पहचान के निशान, ठुड्डी पर निशान, तिल का निशान, दाएं आंख के नीचे निशान, शरीर पर कहां का निशान, पहचान के 10 निशान अनिवार्य कर दिए। अब जब भी
मिलान होगा तो निशान देखेंगे, चल आ जा, तू ही है, तू ही है। तो इसको कहा, क्या कहा गया? हुलिया रखना। और जो घोड़े थे, घोड़े जो थे, घोड़े, अरे घोड़े, उन घोड़ों के पीछे पीठ पर गरम गरम लोहे से मालवा लिख करके, मालवा लिख करके, और गरम गरम लोहे से जो जिस पर मालवा लिखा हुआ था, गरम करके उनके पीठ पर टिका दिए ठप्पा। तो अब मालवा के घोड़े के पीछे मालवा लिखा, गुजरात के घोड़े के पीछे गुजरात लिखा है। अब अलाउद्दीन खिलजी उनको आगे से नहीं गिनता था, पीछे से देखता था, मालवा मालवा मालवा। और जैसे ही गुजरात आएगा, पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? इसे कहते हैं घोड़ों को दागने की प्रथा। तो बात समझ रहे हो? तो पहला सुधार तो ये, लिखो इसको फटाफट। आज ये कहीं गिर रहे हैं, तो नजर लगाओ है, दो को बता कितनी बार खा ली, क्या बदमाश। बताओ रे, इतिहास सरल है, टफ है? बहुत सरल है, समझ में आ रहा है, आएगा। तू सोच बावड़ी, मैं समझा रहा हूं तो समझ में नहीं आवे, ये कैसे हो जावे? मजा आ रहा है।